ट्रंप एंड इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। देखिए, ट्रंप ने बोला था कि मैंने सऊदी अरब के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक डील साइन करनी है, मल्टी बिलियन डॉलर डील है, इसमें सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन होगा। कल मैंने या परसों आपको बोला था यार इसमें काफी सेफ गार्ड्स नहीं, इसमें आई को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो क्या यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रावधान सऊदियों को दिया गया? क्या विल सऊदीज बी एनरिचिंग यूरेनियम? क्योंकि जो हमने देखा था उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। थोड़ा थोड़ा करके अमेरिका ने पलटा, पासा पलटा। किसने बदलवाया? सोचो। अरे यही मेरे मित्रों ने, मेरे जो इजरायली भाई है, इन्होंने चाबी घुमा दी कि यहां से घुमानी थी। तो इन्होंने चाबी घुमा दी, तो पहले ट्रंप ने बोला नहीं नहीं, जो आईए के गाइडलाइंस है वो फॉलो होंगे। तो बोला ठीक है। तो पूरे सऊदी में हर्षोल्लास, न्यूक्लियर डील साइन। और हमारे पास एक जो मटेरियल होता है आपका, वो आपको वापस देना होता है। और दूसरी बात कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके इट वाज ऑल एम्बिगुअस कि होगा नहीं होगा, यानी कि अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट होगी तो आप एक न्यूक्लियर बम आने वाले 5 साल 10 साल में कभी बना सकते हो। अभी अभी ट्रंप साहब ने एक बम फोड़ा था। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई सिविल न्यूक्लियर डील विद सऊदी इज सब्जेक्ट टू मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान साइनिंग इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। यानी कि इब्राहिमिक अकॉर्ड्स का मतलब है आपको इसराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसराइल को रिकॉग्नाइज करोगे तो आपके साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान ये कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कर सकते। क्या मोहम्मद बिन सलमान के लिए यूटर्न है? बिल्कुल यूटर्न है। अब सलमान साहब की पोजीशन समझो, वहां हूतियों ने अटैक किया, या तुम्हारा पाकिस्तान भाग लिया, या इसराइल की इंटेलिजेंस पे वो डिपेंडेंट है, और या अमेरिका कह रहा है कि भाई सिविल न्यूक्लियर डील चाहिए तो मेरे हाथ एक इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर लो। और मेरा ये मानना है कि सऊदियों को यही कंडीशन ट्रंप ने लगाई होगी इवन फॉर F-35। F-35 भी चाहिए, इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करो। जबकि एक टाइम में खबर यह आ रही थी सऊदीज वर रेडी टू साइन द इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। फिर वहां तैयब अर्दोगन ने कुछ पासा लड़ाया, कतार ने कुछ पासा लड़ाया, और साके मामला खराब हो गया। अब ट्रंप की वाह नीति, विल सऊदी साइन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स और नॉट, इज अ बिग डील। मेरे को नहीं लगता। मेरा असेसमेंट है मोहम्मद बिन सलमान रेडी नहीं होगा, बट मोहम्मद बिन सलमान अभी फंसे पड़े हैं क्योंकि ही इज एवरी टाइम इन ट्रबल। इसीलिए बाकी पाकिस्तानियों ने भी एक जरूर उनको एक रणनीति दी है। बोले साहब जब हूती आप पे मिसाइल चलाएंगे तो हम यहां से ट्वीट कर देंगे, हम उसको कंडेम करेंगे। हूती एक और मिसाइल चलाएंगे, हम एमओयू की बात करेंगे। तो पाकिस्तानियों की रणनीति ट्वीट और एमओयू। तो देखना मित्रों क्या होगा। ये बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल टर्न था, बिकॉज कल से और आज सुबह से मैं देख रहा था सऊदी सिविल न्यूक्लियर डील। मैंने कहा यार यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे छोड़ दिया? यूएई के साथ जो डील है उसमें भी यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं छोड़ा है। बट हाउ डिड दे अलाउ दैट? हाउ डिड दे एग्री टू दैट? ट्रंप ने बोल दिया नहीं भाई साहब ये नहीं होगा। क्यों? इससे जो दिक्कत होगी वो अमेरिका को होने वाली है, सॉरी इसराइलियों को होने वाली, इसलिए इसको स्कटल कर दिए गया है। तो सऊदियों में बड़ी टेंशन है। सऊदी इज इन अ क्वागमायर, और सऊदियों को लगता हमारे साथ घात हुआ है, हमारे साथ ट्रंप ने धोखा किया। क्या अब ये धोखा आगे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं पता। देखिए पता लगाएंगे हम और आगे आपको बताते रहेंगे। मोसाद CIA, बड़ी लंबी कहानी है मित्रों। मोसाद के एक्स चीफ डेविड बार्नी अहमद नजाद को रिक्रूट करने गए थे। अहमद नजाद को लगभग रिक्रूट किया गया था। अहमद नजाद को IRGC ने नजरबंद किया था। He was kept in a prison within the country, or whatever you want to say it, within the country। और इजरायलियों ने अटैक किया और IRGC के लोगों को मारा था, ये आप जानते हैं। अहमद नजाद वाला मसला हो गया एक्सपोज कि भाई अहमद नजाद जो है ये शायद मोसाद के संपर्क में आया था। डेविड बार्ने का काम था कि भाई जब वहां पे रेवोल्यूशन होगा, जब आप बॉम्बिंग करोगे, सरकार गिराने का काम हमारा है। ये डेविड बार्ने ने नेतन्याहू को कहा था। बंदूकें पहुंचाई गई। मोसाद का 5 स्टेज प्लान था जो मैंने आपको बताया। 3rd स्टेज पे उस प्लान को स्कटल करवाया CIA ने ट्रंप से कह के, साहब मोसाद का ये प्लान है, आप इसको स्कटल करो। प्लान का एक हिस्सा था ये आपका जो रजा पहलवी है, ये ईरान के 4-5 टुकड़े करेंगे। सेंट्रल पार्ट ऑफ द टुकड़े का शाह बनेगा रजा पहलवी। कुछ कुर्दों को मिलेगा, कुछ इधर कटेगा, कुछ उधर कटेगा। यानी कि जिस ईरान को भाई आप जानते हैं, इसके छोटे छोटे 4-5 टुकड़े करके इसका निस्तारण किया जाएगा, ये मंशा थी। पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, कतर ने इंटरवीन किया, प्लान हुआ स्कटल। क्योंकि ट्रंप ने बोला नहीं नहीं रिजीम चेंज की कोई जरूरत नहीं, हमें रिजीम नहीं चेंज नहीं करना, रिजीम चेंज की कोई आवश्यकता नहीं।
तो रिजीम चेंज वाला सारा मसला रोक दिया गया, क्योंकि ट्रंप को उन्होंने समझा साहब रिजीम चेंज मत करो, लोग विद्रोह करेंगे। जबकि हकीकत यह है केवल 9% लोग ही इस मुल्ला रिजीम के साथ हैं, अन्यथा लोग नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। तो फिर फाइनली डेविड बार्ने और नेतन्याहू के बीच कुछ अनबन हुई। डेविड बार्ने स्टेप डाउन और नए मोसाद के चीफ आते हैं। जो नए मोसाद के चीफ आते हैं तब तक स्थिति ग्राउंड में बदल जाती है। मोसाद ने ट्रंप को कहा था साहब आपका एमओयू नहीं चलेगा, सीआईए ने कहा साहब आपका एमओयू नहीं चलेगा, दुनिया भर के लोगों ने ट्रंप से कहा आपका एमओयू नहीं चलेगा, पर जो मुल्ला मुनीर था और जो जेडी वैंस था उन्होंने कहा नहीं साहब ये एमओयू हुआ पड़ा है तो बस आप साइन कर दो, बस ईरानी सुधर जाएंगे कल। अल्टीमेटली एमओयू नहीं चला, आप भी जानते हैं। अब इतने में डेविड बार्ने को रिटायर किया गया, उन्होंने रिटायर किया गॉफमैन, हैंडपिक्ड मैन बाय नेतन्याहू टू बी द मोसाद चीफ। अब जब गॉफमैन मोसाद के चीफ बने, इन्होंने कहा कि भाई देखिए आपको जाके सीआईए को कन्विंस करना है, आपको जाके अमेरिका को कन्विंस करना, बिना रिजीम चेंज के कुछ होगा नहीं, अगर यही रेजिम रहेगी चेंज होगा नहीं। तो गॉफमैन माना जाता है पिछले हफ्ते ही अमेरिका गए, अमेरिका में सीआईए के चीफ जॉन रैडक्लिफ से मिले और भी बहुत से लोगों से मिले होंगे, और इनमें एक विवेचना हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, और एक जॉइंट रिपोर्ट में इन्होंने हेग्सेथ को और इन्होंने अमेरिका को यह बताया साहब देखिए बिना रिजीम चेंज करे आप कोई मिशन अचीव नहीं कर सकते। मार्को रूबियो का शुरू से यह मत है कि बिना रिजीम को चेंज करें आप कोई भी मिशन अचीव नहीं कर पाएंगे। जेडी वेंस का ये मत नहीं था। पीट हेग्सेथ कह रहा जो मुझे बोलूंगा मैं करूंगा, भाई मैं माय जॉब इज टू ड्रॉप बॉम्ब्स, टेल मी वेयर टू ड्रॉप। तब फिर ट्रंप के असैसिनेशन वाला मसला हो गया, तुर्किया वाला मसला हो गया, तो ट्रंप को यह लगा नहीं यार रिजीम को बदलना पड़ेगा, रिजीम सेफ नहीं है। अब जब ये दोनों गए तो इनका काम इज वेरी सिंपल कि जो मिलिट्री पाउंडिंग कर रही है वो कर रही है, पर रिजीम बदलने का काम मिलिट्री नहीं करती। यहां पहली बार यह माना जाता कि मोसाद और सीआईए आर ऑन द सेम पेज, इवन टू अ ग्रेट 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 एक्सटेंट ट्रंप की इस रिजीम को बदलना पड़ेगा। और रिजीम को बदलने के लिए आपको कुर्दों को एक्टिवेट करना है, आपको कुर्दों को बंदूकें देनी है, आपको बलोचों को यूज करना, आपको पशमर्गा को यूज करना, आपको इराक की आर्मी को यूज करना, या आपको पाकिस्तानियों को यूज करना है। दैट आर ऑल पार्ट ऑफ द प्लान्स। या आपको कोई शेख मुजीबुर रहमान की तरह खड़ा करना है, which are all part of the game when you play these games। किसी को आपको खड़ा करना है और इस सत्ता को बदलना है, ये इनका काम है। क्योंकि मिलिट्री पाउंडिंग करेगी, मिलिट्री वीकनिंग करेगी, पर सत्ता बदलना मिलिट्री का काम नहीं, सत्ता बदलना आपका काम है और ये आप करोगे। ये साहब नया अवधारणा है, नई धारणा है जिसको लेके ये एक मीटिंग हुई है। और अब क्योंकि ये 99.99% श्योर है, ट्रंप का भी स्टेटमेंट आ गया है, एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करे, बहुत सारा मैन मटेरियल मिडिल ईस्ट मूव कर दिया गया है, बहुत सारा असला बारूद मूव कर दिया गया है। मैंने आपको बोला KC-135 हैव लैंडेड, F-22s, F-16s, F-35s, और अब नए नेटवर्क कमांड एंड कंट्रोल जो इनके, एक तो इनके अवैक्स है, नेटवर्क कमांड एंड कंट्रोल प्लेन्स, जहां से आप नेटवर्क्स को फ्रॉम द एयर यू कैन do this what you call as network centric warfare, you can control your networks from the air। उन प्लेन्स को भी मिडिल ईस्ट में, उन प्लेन्स को भी यूरोप में उतारा गया है। तो ये कोई अब इसमें निर्णय नहीं है, कोई इसमें समय मतलब इसमें सोचने का विषय नहीं है युद्ध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। नेतन्याहू की मार्को रूबियो से बात हुई, क्योंकि उन्होंने कहा देखो भाई साहब ये जो आगे युद्ध बढ़ने वाला, आपका क्या काम है, हमारा क्या काम है, क्योंकि एस्केलेट होगा और युद्ध बढ़ेगा। ठीक है, इजराइल क्या करेगा, इजराइल की प्राथमिकताएं क्या है, और यह माना जाता है कि अब जॉइंटली ये युद्ध होने वाला है। जब ये युद्ध होगा तो मोसाद का क्या काम होगा, सीआईए का क्या काम होगा, आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, आपका कौन सा एसेट, मेरा कौन सा एसेट। और याद कीजिए जब अमेरिका 2 बार ईरान में फंसा था, दोनों बार मोसाद के एसेट्स ने अमेरिकन को वहां से निकाला था। तो अमेरिका अब मोसाद की बात तो मानता, मोसाद की भाई औकात है, उसमें बात नहीं है, सीआईए जानता ही है। और इसीलिए ये युद्ध से अगला स्टेप प्लान कर रहे हैं कि अब जब युद्ध होगा मिलिट्री अपना काम करेगी, भाई आपका क्या काम, मेरा क्या काम, आप किसको ठोकोगे, मैं किसको ठोकूंगा। और हाँ, अब इजराइल है तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, वी विल डिस्ट्रॉय एवरीबडी एंड एवरीवन एंड एवरीबडी, एवरीथिंग एंड एवरीबडी। यानी कि रिजीम के जितने भी हार्डलाइनर हैं उनका निस्तारण करने का भी प्रावधान बना दिया गया है। ये ट्रंप पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं। इजराइल तो खुलेआम बात करता है,
और अगर मैं इजराइल के इंटीरियर में बेंजवीर की बात करूं, बेंजवीर कह रहा है मुझे तो 9 बार मारने की कोशिश की ईरान ने। आज वो कह रहा है मुझे 9 बार ईरान ने मारवाने की कोशिश की, 5-7 बार हमास ने मारने की कोशिश की, 4-5 बार हिजबुल्लाह ने मारने की कोशिश। मैंने कहा सर आप आदमी हो क्या हो, 20-21 बार आप बच गए? कहता हाँ, तो मेरे को तो मारने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये परिस्थिति है। तो ऐसा नहीं ईरान ने कोशिश नहीं की या करवाई, ऐसा नहीं इन्होंने किया नहीं। जबकि आज ये धमकी दे रहे थे हम हर एक को टारगेट करेंगे, आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, वो ऑल दैट क्रैप, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट इन्होंने एक और भी बड़ी धमकी दी जो मैं भी आपसे रूबियो वाली बात में कवर करने वाला हूं। तो ये यानी कि ये व्यवस्था पूरी हो गई है। अब की बार ये माना जाता कि इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेगा और जो रिजीम संबंधित काम है वो शायद इसराइल को सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी उस कार्य क्षेत्र में बड़ी कार्यकुशलता है, वेरी गुड एट दैट वर्क। तो फाइनल इंटीग्रिटीज कौन कब कहां कैसे, ये महानुभाव मिलके वर्किंग कर रहे होंगे, अच्छा आप ये करिएगा, ये करेंगे, हम यहां करेंगे, वहां करेंगे। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हो गई है। और इसके बाद युद्ध का स्तर एवरी पासिंग डे इज इंक्रीज।